कम्युनिकेशन के बेस पर बनी है, रामचरितमानस के बेस पर बनी है। मैं आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 70 साल से आरक्षण भी खा रहे हैं और हमें ही कर जाते हैं। जाति व्यवस्था नहीं होती, या इस देश में छुआछूत नहीं होती, या इस देश में वर्ण व्यवस्था नहीं होती। एक विशेष जाति का पढ़ाई पर आरक्षण, एक विशेष जाति का संपत्ति पर आरक्षण, एक विशेष जाति का साम्राज्य पर आरक्षण। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर क्यों रही है, मुझे ये बताइए ना। अगर जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो क्या प्रॉब्लम है? मुख्यमंत्री के बगल में बैठा रही है स्कूल मंत्री के रूप में। मेन का मतलब होता है संसार, पैसा, सब चीज से कट ऑफ। मेरे घर में कभी भी रामचरितमानस का पाठ नहीं हुआ, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। यूपी में जातिगत राजनीति को लेकर के हमेशा बवाल होता रहा है। यूपी में सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि जातिगत गोटी उसकी सेट हो जाए। यूपी में जिसकी भी राजनीतिक गोटी फिट बैठ जाती है, सत्ता या लखनऊ की जो कुर्सी होती है उसके हाथ में आ जाती है। फिलहाल यूपी में शूद्र बनाम श्रवण या रामचरितमानस तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विवाद हो रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने मौजूद हूँ मैं लखनऊ में। यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ कि जय वरनाथम तेल कुमारा शपथ किरात कोल कलवारा। यहाँ पर कुम्हार जाति और तेली जाति को लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें उनका अपमान हुआ। जो पोस्टर लगवाए हैं डॉक्टर राकेश प्रजापति मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ अपमान हो गया आपको? जय वरनाथम, जे का मतलब ये, वर्णनाथम मतलब वर्ण, नाथम का मतलब नीच। कौन कौन नीच है? तेली, कुम्हार, कोल, तलवारा, ये जितनी भी जाति हैं, ये जातियां जो हैं वो नीच बताई गई हैं। जिसमें मेरी भी जाति है कुम्हार जाति को। मैं तो इस चौपाई के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से वही कहना चाहूँगा, इस चौपाई को तुरंत बैन कराएं, इस चौपाई को तुरंत हटवाएं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी तेली जाति से, जैसा कि वो कहते हैं कि मैं तेली जाति से हूँ, पिछड़े समाज से हूँ, वो भी आते हैं। तो ये बताइए कि आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? क्या आपको दुख नहीं होगा कोई आपको नीच कह करके बुलाए? तो मुझे जब ये लगा कि मुझे किसी इस जो चौपाई है इसमें नीच बुलाया गया, इसीलिए मैंने ये पोस्टर लगवाया। यूपी में अगर बात करें तो केवल दलित वोट बैंक की बात करेंगे, लगभग 20% वोट बैंक। कहा यह जाता है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी में फिलहाल नहीं है, कुछ अच्छा नहीं बन रहा है। 19 में गठबंधन हुआ था, 24 का चुनाव आने वाला है। क्या 24 के चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि अब आप आओ और जो दलित वोट बैंक है जिसके आप नेता हो, उस वोट बैंक को हमारे साथ लाओ? क्योंकि अगर वोट बैंक हमारे साथ आ गया तो विधानसभा चुनाव में इस समय अगर दलित वोट बैंक साथ होता समाजवादी तो सरकार आपकी होती। देखिए, फिलहाल तो वोट बैंक की यहाँ बात नहीं होगी, क्योंकि बात यहाँ रामचरितमानस की हो रही है। बात यहाँ पर हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी हो रही है। अभी आज क्यों आई? ये पहले भी आ सकता नहीं, मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, मेरे घर में कभी भी रामचरितमानस का पाठ नहीं हुआ, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। आप भी पत्रकार बने हैं, आपको आपके माँ बाप ने आपको ये कहा होगा बेटा पढ़ करके आगे पढ़िए, और आपने कम्युनिकेशन का कोर्स किया होगा। कम्युनिकेशन के बेस पर बनी है, रामचरितमानस के बेस पर बनी है। मैं आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी पत्रकार साथी खड़े हुए कोई भी कम्युनिकेशन के बल पर नहीं गया हुआ। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है कि हम जैसे शूद्र समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज के लोगों के बीच ये पेन लगा हुआ है और ये धोती कुर्ता पहन सकते हैं, वरना संविधान से पहले, आजादी से पहले ये देन भी नहीं थी कि हम पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। इस देश में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले से पहले महिलाओं को पढ़ने तक की आजादी नहीं थी। बताइए ये क्या है? वो चाहे महिला सवर्ण समाज की हो, वो चाहे महिला शूद्र समाज की हो, वो चाहे अछूत समाज की हो, चाहे दलित समाज की हो, किसी को भी पढ़ने की आजादी नहीं थी। आप कहते हैं आप शूद्र हैं, या तमाम ऐसी जातियां हैं कहती हैं शूद्र हैं, लेकिन उसी में भी बहुत सारे लोग जो खुद को शूद्र कहलाना पसंद नहीं करते हैं। वो शूद्र नाम आता कहते हैं हम तो बहुत छोटे हैं, अछूत हैं। हाँ, ये सबको समझ में आ गया कि शूद्र कौन है। इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार, इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के सामने हम खड़े हुए हैं। माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, उनसे पहले उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे और मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया तो गंगा जल से धुलवाया गया था। तब सबको पता चल गया था कि वो यादव वंश ये लोग और जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, ये लोग उनको शूद्र मानते हैं, तो बाकी सब जातियों को भी क्या मानते होंगे, बाकी सब जातियों की क्या स्थिति होगी।
तो आज सबको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि सूत्र कौन है। तो 24 की जो लड़ाई है, क्या अब विकास के मुद्दों से हटकर के जातिगत लड़ाई हो जाएगी? देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लड़ाई है हम लोगों की। भाई जितनी संख्या है, जितने लोग हैं, उस हिसाब से हम लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक बात बताइए कि लगातार देखा जा रहा है कि पार्टी की तरफ से अभी कल 2 नेताओं को, महिला नेताओं को बाहर किया गया है, और उसके बाद से कहा यह भी गया कि थोड़ा आप धार्मिक मुद्दों पर बोलने से बचिए। नहीं, इसलिए क्या आगा ना, आप हम कह रहे हैं वो दोनों लोग अपनी लड़ाई लड़ते, अपनी तरीके से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कीजिए ना। सब लोग पार्टी के लिए, फिलहाल ये हम लोग पार्टी की बात नहीं है। यहाँ पहले भी हमने कह दिया है कि यहाँ समाजवादी की बात नहीं है। आपने पहले भी मुझसे पूछा, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ समाजवादी की बात नहीं है, क्योंकि मेरी विचारधारा समाजवादी है, क्योंकि मैं विचारधारा बहुजन वाली है, इसलिए मैंने ये बैनर तले काम करता हूँ, मैंने इसलिए बैनर लगाया है। लेकिन हमें दुख से इस बात से है कि हमारी भावनाओं को आहत होती है इस तरीके से, जब ये कहा जाता है कि पशुओं की तुलना इसमें स्त्रियों की तुलना पशुओं से की जाती है। बताइए, नहीं की गई है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, बताइए ताड़ने के अधिकारी हैं हम लोग। आपके भी घर में महिलाएं, आपके भी घर में माँ बहन हैं, क्या आपको ताड़ना भी हम दूसरे सेंस में भी कहने लगे हैं। ताड़ने का मतलब देखना भी होता है। देखना का मतलब क्या है? क्यों देखेंगे भाई, क्यों देखेंगे? आपकी बहन बेटी को कोई देखेगा, अच्छा लगेगा? अब बात कर रहे हैं शिक्षा की, दूसरा अर्थ उन्होंने कह दिया शिक्षा। कहाँ शिक्षा? बताइए, कौन सी यूनिवर्सिटी खोली बीजेपी ने पशुओं के लिए? अगर शिक्षा है तो पशु क्यों लिखा गया उसमें? अच्छा चलिए, उसमें मैं कह रहा हूँ विप्र क्यों नहीं लिखा गया? ब्राह्मण भी लिखना चाहिए था। क्या शिक्षा ब्राह्मणों को नहीं देनी चाहिए? वो मानते क्यों पहले से शिक्षित होते हैं? तो क्यों? हाँ, आगे बात पे, वो पहले से ही शिक्षित थे। हम लोगों को शिक्षा से दूर किया गया। आखिर क्यों किया गया? हम लोगों को पढ़ने की आज़ादी क्यों नहीं दी गई? आप ही क्यों पढ़ोगे, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? यानी कि छुआछूत पहले से ही थी, सदियों से थी, सदियों से थी, त्रेता में थी, द्वापर में थी। हम लोग शूद्र ऋषि नहीं बने। 24 के चुनाव के पहले ही आपको क्यों पढ़ना है? उसके पहले भी तो पढ़ने का मौका था। 22 में पढ़ते, 17 में पढ़ते, 19 में पढ़ते, 12 में क्यों नहीं पढ़ा आपने? देखिए, पढ़ रहे हैं लगातार। जब जागो तब सवेरा, कहावत सुनी हो। देर नहीं हो गई है? देर नहीं होती, कभी देर नहीं होती है, ठीक है ना। मानवर कांसीराम आए, ठीक है, उन्होंने ललई सिंह यादव आए, पेरियर आए, इन लोगों ने जब आए कोई ना कोई परिवर्तन हुआ। परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकियां दी जा रही हैं कि जो जीव काटेगा 21 लाख रुपए दिए जाएंगे, या वो तलवार वाला कांड आपने देखा, जो ताजमहल में जा रहे थे, वो AUP का कार्यक्रम था, तो कैसे लगता है, फिर कैसे लड़ेंगे आप लोग? भैया ये बताइए, इन्हें धमकियां देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो फिर क्या, क्यों नहीं, ये धमकियां क्यों दे रहे हैं? आखिर ये इतने ही बड़े महात्मा हैं, इतने ही बड़े तांत्रिक हैं, इतने ही बड़े युग पुरुष हैं, इतने बड़े सिद्धि पुरुष हैं, तो वहीं बैठे हुए भस्म क्यों नहीं कर देते? वहीं बैठे हुए श्राप क्यों नहीं दे देते? वहीं बैठे हुए कुछ ना कुछ कर दीजिए। भाई पहले हमें तो नाटक दिखाए जाते हैं, या कथाओं में बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें वर्णन है कि उस ऋषि ने ये दे दिया, श्राप दे दिया, वो वैसा हो गया, उस ऋषि ने इस तरीके से उसे भस्म कर दिया, भस्म कर देते, आखिर 21 लाख भी बचेंगे। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, ये 21 लाख रुपए उस मेहनत पे आए कहाँ से? भाई मेहनत का मतलब क्या होता है? मेहनत का मतलब होता है संसार, पैसा, सब चीज से कट ऑफ, उससे कोई मतलब नहीं हो। ये 21 लाख रुपए कहाँ से आए? इसकी जांच होनी चाहिए 21 लाख रुपए की उसकी। आपको लगता कहाँ से आया? आपको क्या लगता है? नहीं, कहाँ से देंगे वो? कहाँ से देंगे? ये एक प्रकार के नए प्रकार के आतंकवादी हैं। उनका संत समाज है बहुत बड़ा। संत समाज है, तो संत, सारे ही संतों पर पैसा कहाँ से आया? संत को देखिए, संत वही है, वास्तविक में संत वही है जिसे कोई मोह माया ना हो, कोई पैसे से प्यार ना हो, किसी भी तरीके का, वो संत है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे विवादित बयान देकर के, ऐसी तमाम चर्चाओं करके लोग बड़ा नेता बनना चाह रहे हैं कि टिकट मिल जाएगा, और अपने पार्टी के या खास तौर से जिस समाज की बात करेंगे उस समाज में उनका कद बड़ा होगा, तो वहीं तक नेता रहेगा। कद बड़ा होने की जरूरत नहीं है, मेरा कद पहले ही बड़ा हुआ है। पार्टी में मैं राष्ट्रीय सचिव था पहले भी, ठीक है, अपने समाज में भी बड़ा कद है मेरा, देख रहे होंगे, वोट दिखा दीजिए, कद है, कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। महत्वाकांक्षी लोग बैठे थे ऋचा सिंह जैसे, जो 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लड़ाया उन्हें, और उन्हें अपनी जाति का 1000 वोट नहीं मिला। अगर उनकी जाति का 50% भी वोट वहाँ मिल जाता, 50 छोड़िए 20% भी वोट मिल जाता उनकी जाति का, तो वो विधायक होती। आज छोड़ के चली गई, क्यों चली गई? क्योंकि अब आगे टिकट नहीं मिलना था उन्हें,
निश्चित रूप से, इसलिए छोड़कर चली आरोप कर रही है। 17 में चुनाव हुआ था यूपी विधानसभा का। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के बहुत बड़े नेता माने गए। उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रेजेंट किया गया कि बीजेपी अगर सरकार मतलब बहुमत में आती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद जो क्या किस्सा हुआ सब आपको याद है। अभी उप मुख्यमंत्री बन के 2 बार से बैठे हुए हैं। तो आखिर बीजेपी सम्मान तो दे रही है ना, मुख्यमंत्री के बगल में बैठा रही है। स्टूल मंत्री के रूप में केवल स्टूल मिलता है, कई बार देखा है। और जब वो पहली बार जब केशव प्रसाद मौर्य को योगी जी के बराबर में बैठा गया तो सबने देखा था एक छोटा सा पतला सा स्टूल था। स्टूल भी एक सही हो जाता तब भी तो ठीक था, एक छोटा सा बड़ा पतला सा स्टूल था। और जब वो ट्रोल किए गए स्टूल मंत्री के रूप में तो अब मिल जाती है प्लास्टिक की कुर्सी। सेम कुर्सी अभी भी नहीं मिलती, आप देख लीजिएगा किसी भी कार्यक्रम में, अभी सेम कुर्सी जैसी योगी आदित्यनाथ को मिलती है वैसी सेम कुर्सी उन्हें नहीं मिलती। तो ये केवल भाजपा जो है पिछड़ों से वोट लेने का काम करती है और कोई काम नहीं करती है। और आज ये पिछड़ा वर्ग समझ रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है। यूपी में अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी हिस्सेदारी मतलब आती है संख्या हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यूपी में क्या लगता है कि सरकार का क्या रुख होना चाहिए, क्या हो रहा है? आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर क्यों रही है, मुझे ये बताइए ना। अगर जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो क्या प्रॉब्लम है? जब 1931 के बाद लास्ट जो जातिगत जनगणना हुई थी 1931 में हुई थी, उस समय पिछड़ों की आबादी 52% थी। तो हमें पता भी तो चलना चाहिए आज हम कितने लोग हैं। या तो इस देश में जाति व्यवस्था नहीं होती, या इस देश में छुआछूत नहीं होती, या इस देश में वर्ण व्यवस्था नहीं होती, इस देश में काम के आधार पर लोगों को अपमानित नहीं किया जाता, तो हम इस तरीके की कोई मांग नहीं करते। आज भी चले जाइए गाँव में, कई गाँव आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर लोगों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, जहाँ पर लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती है। आज भी कई आपको घटनाएं सुनने को मिल जाएंगी कि आज वहाँ पर स्टूडेंट को मार दिया गया क्योंकि उसने जो है अपने टीचर की बोतल से पानी पी लिया। टीचर जो है सवर्ण कास्ट का था और स्टूडेंट जो है दलित समाज का था। कौन बताइए, आप मीडिया से हैं, आप लगातार इस तरीके की खबरों को देखते रहते होंगे। जिस सवर्ण क्लास की बात कर रहे हैं, सवर्ण क्लास लगातार कहता है कि पिछले 70 साल से आरक्षण भी खा रहे हैं और हमें ही गरियाते हैं। 70 साल से आरक्षण खा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक विशेष जाति का पढ़ाई पर आरक्षण, एक विशेष जाति का संपत्ति पर आरक्षण, एक विशेष जाति का साम्राज्य पर आरक्षण, और ये कितने सालों से था आपको शायद जानकारी है, मैं बता देता हूँ। सदियों से, युगों से, त्रेता, द्वापर सभी में आरक्षण था, 70 साल में ही। और अब कहाँ कह रहे हो, अब तो 10% आरक्षण मिल रहा है। अगर यही बात है तो देख लीजिए, आज बहुत सारी लिस्टें आती हैं, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं जिसमें सवर्ण का सामान्य का कट ऑफ नीचे होता है, बीसी का कट ऑफ ऊपर होता है, पिछड़े का कट ऑफ ऊपर होता है। बीसी का सिलेक्शन 70 पर नहीं हो रहा और सामान्य का 65 पर हो रहा है, तो आरक्षण किसे मिल रहा है? अब ईडब्ल्यूएस को आप आरक्षण मानते हैं? वो नहीं आरक्षण है, वो नहीं मानते, नहीं वो नहीं मानते। यहाँ पर एक और देखिए, वो तो नहीं मानेंगे। वो देखिए ओबीसी 6 लाख पर क्रीमी लेयर से बाहर, 6 लाख में मालदार हो गया, और सवर्ण सामान्य जो 8 लाख पर गरीब है। यहीं पर भेदभाव, यहाँ इस देश में भेदभाव था। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि लगता है कि जिस तरह से राजनीतिक माहौल या जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, 24 के चुनाव में जो बहुजन समाज है, बहुजन तबका है, पिछड़ा है, समाजवादी पार्टी के साथ आएगा? निश्चित रूप से। देखिए, जो बहुजन विचारधारा के व्यक्ति हैं वो जानते हैं कि जिस तरीके की उनकी लड़ाई की बात होनी चाहिए, उनके हक अधिकारों की बात होनी चाहिए, उस हक अधिकारों को जब समाजवादी पार्टी लड़ेगी तो निश्चित रूप से वो उनके साथ होंगे। बाबू जगदेव प्रसाद कहा करते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यूपी में हालांकि अभी जो जातिगत समीकरण को लेकर के या रामचरितमानस या सूत्र को लेकर के राजनीति चल रही है, सभी की निगाहें आने वाले 24 के चुनाव पर है। यूपी क्या गुल खिलाएगा? क्योंकि 24 अगर दिल्ली पहुंचना है तो यूपी की 80 लोकसभा की सीटें अपने आप में बहुत मायने रखती है। फिलहाल यहाँ पर यूपी में बीजेपी की सरकार है और तमाम जो सीटें हैं लोकसभा की वहाँ पर भी बीजेपी का कब्जा है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है यूपी में, वो किस तरह से राजनीतिक गोटियाँ बैठाती है, विकास की बात करती है या जातिगत राजनीति की बात करती है।
24 के चुनाव में कितनी सीटें उसको हासिल होती हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप जरूर रहेगी आप क्या सोचते हैं जो सारा खेल चल रहा है उसमें कौन सी राजनीतिक पार्टी को क्या कब कितना और क्या फायदा होगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।